अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, हम लोग बात ये कर रहे थे, हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था, आयंस वगैरह क्या होते हैं। और अब मेरा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि एक एटम है जो एक न्यूट्रल है, जिसमें मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स हैं, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना चाहेंगे या क्यों इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेंगे। तो उसके उसी को टॉपिक को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ एटम्स गेन स्टेबिलिटी, कि एटम्स कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं और ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन क्यों करते हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर वो यही है कि एटम जो होते हैं वो लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूजुअली बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ओके, या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे सोडियम का एक एटम था जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थी वो थी 2 8 1। ओके, तो देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? सबसे लास्ट शेल। देखें ये आप लोगों का फर्स्ट शेल है, ये आप लोगों का सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज़ कॉल्ड द आउटर मोस्ट शेल। ये इस केस में जो थर्ड शेल है, दिस इज़ कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ओके, इसी को कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ये आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको, इस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है हमने। देखें, आपके कोई भी शेल है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? या तो आपके जो लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल जिसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसके अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम, एक पॉइंट। या तो आपके लास्ट शेल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आ सकते हैं। या तो लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, या तो लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन को आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो इस रूल को कहते हैं, जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल। जब आपका कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में कंप्लीट कर लेता है, उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, और इसको डुप्लेट रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ओके, अब ये कैसे करेंगे एक एटम? अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचें कि उसको या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है अपने लास्ट शेल में, या तो 2 बनाने हैं। वो अब कैसे बनाएगा? अगर उसको 8 बनाने हैं तो या तो उसके पास एक चीज़ है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। बट एक नोट कर लें, एक पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लें कि जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स मेटल्स जो होती हैं वो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ही करती हैं। ओके, वो गेन नहीं करते। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं कर सकते, हाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो ये अगर थर्ड शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो इसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 8। तो देख लें 2 8 आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो लुक ओवर हियर, सोडियम 11। ओके, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ, जो रिप्रेजेंट क्या करेगा? +1 कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 2 8। अब देख लें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल। अब इस आयन का जो आउटर मोस्ट शेल है, ओके, जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर शेल, उस वो ये है, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। सो दैट्स ऑल। इसीलिए एटम्स या तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी गेन उनको कहाँ मिलती है? या तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, डॉपलेट रूल कंप्लीट करते हैं। तो इसी वजह से एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और गेन करते हैं, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको माइंड में रखें कि जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ ही करती हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब एक एग्जांपल के साथ देख लें, ये इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है।
एक सोडियम का एक एटम है। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सोडियम का एक एटम है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। ओके बच्चों, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये दोनों रेशो सेम होती है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नो ओवरऑल चार्ज। तो इस एटम के पास, सो लुक ओवर हियर, ये जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 4 6 8, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो वाइट कलर के ये जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये जो वाइट कलर के, ये बेसिकली इसकी मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इतने थर्ड शेल में मैक्सिमम 7 और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे। तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, रेड वाला। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ वो गया, इसने वो अपना लास्ट शेल रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया होगा, दे दिया होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ से, और उसके पीछे जो रह गए 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देख लो स्केयर ब्रैकेट्स यूज़ करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने मेंशन करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड द सोडियम आयन। इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स सेम होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स आर सेम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 11 से क्या हो गए, 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अभी आएगी, वो हम सीखेंगे, लेकिन डॉट आपने ऐसे बनाने होंगे। ओके, सोडियम एटम लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लीविंग 2 फुल शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल। तो ये अब आपके पास स्टेबल है। सो स्टेबल होने के लिए उसको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, नॉन मेटल्स के केस के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं ना, जो नॉन मेटल्स होंगी ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, गेन करेंगी। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इसके पीछे रीज़न्स हैं, ठीक है बच्चों, इनके पीछे रीज़न्स होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के ये चीज़ों को डिस्कस रखें। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। ओके, सो लुक ओवर हियर, इन दिस केस क्लोरीन, क्लोरीन एक आपका एलिमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड द नॉन मेटल। और अब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ कॉल्ड 17। 17 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे बच्चों, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे 17 प्रोटॉन्स होंगे। एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे जी, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो ये एक न्यूट्रल एटम है, नो चार्ज, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 1 इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं कि अगर ये गेन कर लें तो फिर क्या बनेगा। सो लुक ओवर हियर, Cl, ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब गेन करने का मतलब ये होता है इसके ऊपर हमेशा हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है, -1। अगर आप इसको अब इस सिचुएशन में लेके आओ, अब क्या होगा, 17 ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो जब प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाए तो नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। तो इसको जूम करते हैं, ये देखें, नेगेटिव चार्ज हमेशा रिप्रेजेंट करता है इट्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है। और कितने गेन इलेक्ट्रॉन किए, इस नंबर से आपको आइडिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया जी। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है। ये इसकी डायग्राम देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और द लास्ट वन, सॉरी 8 नहीं, लास्ट शेल के अंदर आपके पास होगा 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स।
287 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन एटम। ओके, अब क्या होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखो 7 से आउटर मोशन में, क्योंकि देखो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, और ये है भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या करना है कि इसने, अब इसका जब आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 288। ओके, तो इसने बेसिकली क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो 288 हो चुकी है। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो ये उसकी डायग्राम आप लोगों को इस तरह बनाने आनी चाहिए। और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन के बाद आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स उसने यूज़ किए, ये यहाँ पे यूज़ करके, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा देना आप लोगों ने। तो ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन चुका है। Cl नेगेटिव आयन को क्लोराइड आयन कहते हैं। Cl को क्लोरीन एटम कहते हैं और इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हैं तो व्हाट इज़ द आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? मैं अगर आपको थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ें बताऊँ, द बॉन्ड बिटवीन आयंस, द बॉन्ड बिटवीन आयंस के दरमियान जो बॉन्ड्स होता है ना, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब व्हाट इज़ बॉन्ड? ये बॉन्ड क्या होता है, ये बेसिकली बताएं आप। बॉन्ड एक बेसिकली तो फोर्स होती है, फोर्स। बॉन्ड का मतलब ही एक फोर्स होता है ना, एक फोर्स होती है। जो फोर्स बिटवीन आयंस, दो आयंस के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे। और ये फोर्स बेसिकली कौन सी होती है? ये बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले तो बता दें, क्योंकि आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर होता है ना, चार्ज के पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो आयन आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल के बाद जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट। सो बेसिकली जो फोर्स होगी इसको हम कह सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस। अब वो आयंस कौन कौन से हैं जी? एक आयन आपके पास कौन सा होगा? पॉजिटिव आयन, ओके, और एक आयन होगा आपके पास नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन आयंस, ओके, सो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक नेगेटिव चार्ज ये है। अब इनके दरमियान जो बच्चों एक फ़ोर्स लगेगी ना, एक फ़ोर्स होगी इनके दरमियान। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग कह रहे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ओके बच्चों, तो पॉजिटिव आयन हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आयन आपका कैसे बनता है? पॉजिटिव आयन तब बनता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, व्हेन एटम इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आपके पास लूज़ होगा, और जब आपके पास नेगेटिव आयन कब बनेगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, व्हेन एटम इलेक्ट्रॉन गेन्स। और एटम कौन से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं? जो ऑल मेटल्स जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और ऑल नॉन मेटल्स, जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग सीखेंगे तो एग्जाम्पल हम लोग क्या यहाँ पे देंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे इस केस में सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है +1, और इस केस में आपके पास Cl -1, ठीक है, Cl क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब ये मैंने आयन्स बहुत दूर बनाए हुए हैं क्योंकि मैं तो वो एक डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये आयन्स, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन, लाइक दैट।
इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आपको पता है इन दोनों आयन्स के ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ओवरऑल जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो NaCl। तो आपने इस तरह नहीं लिखते Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन, आप NaCl लिख रहे होते हो, ठीक है। तो पॉइंट वो भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो आप NaCl ओवरऑल आप न्यूट्रल लिख रहे होते हो। तो NaCl जो आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, अब साथ साथ उस केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करें ना। सोडियम आपके पास एक एलिमेंट है, क्लोरीन आपका दूसरा एलिमेंट है। इन दो एलिमेंट्स के दरमियान जब एक कोई केमिकल बॉन्ड हो, ठीक है, दो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड होते हैं केमिकली, ठीक है, थ्रू केमिकल बॉन्ड जब वो कंबाइंड होते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। सो NaCl एक कंपाउंड है। ओके बच्चों, NaCl एक कंपाउंड है। तो व्हाट इज़ द आयोनिक बॉन्ड? सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इसको ना एक एक स्टेप में आप चीज़ों को सोचते जाओ तो कहीं पे भी आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मेटल लो, कोई भी नॉन मेटल लो, इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करके आप उसके आप बॉन्ड बना सकते हो, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है? ओके। इसी तरह बहुत सारी और एक भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये एक एग्जांपल है, ये भी इसके अंदर भी आयोनिक बॉन्ड होता है। कैसे होता है? Mg जो होता है, Mg ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। ओके। ऑक्सीजन जो होता है ये ग्रुप 6 से, इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तभी जाके ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता है। ये आप लोगों के लिए टास्क भी है, आप लोगों ने ये खुद सोचना है कि मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैसे लिख दिया एकदम। ओके। तो आप लोगों ने वो जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन कब होंगे, जब वो अपना एक स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा, ठीक है, वो अपना या तो वो ऑक्टेट की तरफ जाएगा, डुप्लेट की तरफ जाएगा, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होनी चाहिए। उसके लिए वो फिर क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या तो गेन कर सकता है। तो मैग्नीशियम ने स्टेबिलिटी की तरफ जब जा रहा था तो मैग्नीशियम को लगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने चाहिए ताकि मैं अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको स्टेबल बना सकूँ, या तो ऑक्टेट के साथ या डुप्लेट के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चेक करना है ये कैसे है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, फिर उसको आप लोग कंपेयर करके फिर आप देखेंगे। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एक आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, MgO। इसी तरह अगर आपकी बात एक और एग्जांपल है, हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, AlCl3। इसके दरमियान में भी आपके पास एक आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये कैसी चीज़ें आती हैं ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं, हाँ आप लोगों का एक क्वेश्चन अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। ओके, सो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन होगा। व्हाट इज़ दिस, हाउ टू राइट chemical formula of ionic compound। सो बच्चों हमारी जो स्पीड है वो बेसिकली थोड़ी सी स्लो है, बट चीज़ों को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।